Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. So, continuing with the session of relevant judgments of the Supreme Court of 2025, we are going to discuss a relevant case or landmark case with respect to Arbitration and Conciliation Act, जिसका नाम है the Gayatri Balaswamy versus Noah Soft Technologies. It is with respect to the powers of the court in modifying or with respect to altering the award. ये हमने देखा होगा कि अगर आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कभी पढ़ा होगा सो यू वुड बी नोइंग दैट जो भी आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन में जो ऑर्डर पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं. तो यहाँ पे सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू दिस अवार्ड का अगर कोई जो कोर्ट है क्या उसको मॉडिफाई कर सकता है, क्या पावर्स उनके पास मॉडिफिकेशन के होते हैं कि नहीं है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस केस. सो स्टार्टिंग विद द फैक्चुअल बैकग्राउंड कि इसमें केस क्या था. सो सपोज एक पर्सन है जो एक पर्सन ने एक कंपनी के जो है सीनियर ऑफिसर हो गया कि एक वुमन है, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर जो हैं उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया. उन्होंने इन रिटर्न क्या कर दिया, डिफेमेशन का केस कर दिया. दिस मैटर गोज टू द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है पूरा प्रोसीडिंग्स करते हुए कहाँ आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है. सुप्रीम कोर्ट रिफर्स दिस मैटर टू द आर्बिट्रेशन. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो मैटर था जो बिटवीन द सीनियर ऑफिसर जो कंपनी हो गया और जो एक फीमेल एम्प्लॉय है उनके बीच का मैटर कहाँ गया, आर्बिट्रेशन में गया. आर्बिट्रेशन ने सर्टेन कंपनसेशन अवार्ड किए. ठीक है, सर्टेन कंपनसेशन वाज अवार्डेड टू दिस फीमेल एम्प्लॉय. इस कंपनसेशन के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय है उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय ने इसको सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर किया. ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो अवार्ड है जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जो फीमेल एम्प्लॉय है उन्होंने क्या किया, उसको सेट असाइड करने के लिए कि क्या है, उसको सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड दिस आर्बिट्रल अवार्ड किया. इन दिस आर्बिट्रेशन जब ये सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने क्या किया, ये भी हमने क्या देखा, ये था आर्बिट्रेशन ने आर्बिट्रल अवार्ड था. अब कोर्ट के सामने जब ये अवार्ड आया तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, मॉडिफाई कर दिया कि जो भी कंपनसेशन था कि अगर सपोज हमने देखे यहाँ पे 1 लाख कंपनसेशन है तो उसके साथ में 1 लाख कंपनसेशन के साथ में इसको मॉडिफाई करते हुए क्या किया, उन्होंने बोला कि 50,000 रुपीज प्लस कर दिया. जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया. मतलब अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया कि 1 लाख अवार्ड था जिसमें कंपनसेशन 1 लाख रुपीज का मिल रहा था, उसको मॉडिफाई करते हुए उसमें अमाउंट बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कर दिया, 1.5 लाख का कंपनसेशन कर दिया. नाउ दिस मैटर वाज अपील कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर था इसको अपील हुआ इसकी, और यहाँ पे इस अपील में ये वापस से उन्होंने क्या किया, अपीलेट कोर्ट ने इस जो ऑर्डर है उसको बोला कि नहीं, ये आपने जो 50,000 जो अमाउंट एक्स्ट्रा किया है वो गलत है और उसको रिड्यूस कर दिया. कि सपोज हम बोले 1 लाख था पहले से और यहाँ पे इन्होंने 25,000 करा. तो ये जो प्रोसेस हुई, जब सबने बोला कि सबसे पहले जो केस था बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉय एंड द सीनियर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, उस केस में जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड था तो हमने आर्बिट्रेशन को रेफर किया. आर्बिट्रेशन ने क्या किया, अवार्ड पास किया जहां पे जो फीमेल एम्प्लॉय है उनको सर्टेन कंपनसेशन मिले. इस कंपनसेशन अवार्ड को मैंने जो फीमेल एम्प्लॉय है उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया फॉर सेटिंग असाइड दिस आर्बिट्रल अवार्ड. तो उस सेटिंग असाइड एप्लीकेशन में कोर्ट ने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया. तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि जब भी कोई अवार्ड की सेटिंग असाइड एप्लीकेशन लगा रहा है जो कि सेक्शन 34 में लगती है ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, क्या कोर्ट इस सेटिंग असाइड एप्लीकेशन को की प्रोसीडिंग में कोई मॉडिफिकेशन या फिर अल्टरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है. हम बोल रहे हैं सेटिंग असाइड क्या होता है कि अगर सपोज जो अवार्ड आया है उसको कैंसिल करना, बट क्या कैंसिल करने के साथ आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो क्या, जैसे 1 लाख को 1.5 लाख बना दिया, या फिर होता है कि 1 लाख को आप क्या करते 50,000 कर देते. तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है आर्बिट्रल अवार्ड को, क्या कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. सी द फैक्ट्स आर प्रोवाइडेड हियर.
Gayatri Balaswamy, an employee of the Technologies, filed a criminal complaint against senior officers of the company for offence related to sexual harassment, which was met with criminal complaint of defamation and extortion by the company. यही बोला कि जो फीमेल एम्प्लॉई है उन्होंने क्या केस किया, सेक्सुअल हरासमेंट का. On the other hand, company initiate the case of defamation or extortion. नेक्स्ट, व्हेन द मैटर रीच द हाई कोर्ट, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने रिफर कर दिया आर्बिट्रेशन को. इट वाज रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन वेयर द ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड अपीलेट 2 करोड़ रुपी. ठीक है. डिससेटिस्फाइड, शी सॉट टू सेट असाइड द अवार्ड. यही हमने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफर किया आर्बिट्रेशन को, आर्बिट्रेशन ने जो भी कंपनसेशन दिया उस कंपनसेशन अवार्ड को जो एम्प्लॉय उसने क्या किया, उस एम्प्लॉय ने उसको सेटिंग असाइड के लिए करा. कहां हो सकता है सेटिंग असाइड? सेक्शन नंबर 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996. ये प्रोविजंस को याद रखो. दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. और ये केस किसने डिसाइड किया है? 5 जज बेंच ने डिसाइड किया है. तो लैंडमार्क केस है ऑन द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. तो ये बहुत चांसेस है कि ये आ सकता है. ठीक है. बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट मॉडिफाइड द अवार्ड. यही हम बोल रहे हैं कि जो कंपनसेशन मिला था अवार्ड में, उसके अगेंस्ट में मैंने सेटिंग असाइड किया और जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, ग्रांटिंग एन एडिशनल अमाउंट. ठीक है. हाउएवर, डिवीजन बेंच ऑन अपील, यही हम बोल रहे थे कि सबसे पहले अवार्ड आया, उसके अगेंस्ट में सेटिंग असाइड हुई, सेटिंग असाइड में जो भी मॉडिफिकेशन किया उसके अगेंस्ट में मैंने क्या करा, अपील कर दिया. तो अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, बोला कि ये जो आपने अवार्ड दिया है वो एक्सेसिव है, इसलिए हमने उसको रिड्यूस कर दिया अंडर सेक्शन 37 ऑफ द 1996 एक्ट. तो हम बोल रहे हैं ये अपील कहां हो रही है कि सेटिंग असाइड ऑर्डर जो हुआ उसमें जो मॉडिफिकेशन किया अवार्ड का, उसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हैं हम. तो वो अपील कहां हो रही है? अंडर सेक्शन 37. तो दो रेलेवेंट प्रोविजंस इस केस में कौन से थे? 34 जहां पे आप सेटिंग असाइड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, 37 जहां पे आप ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, अपील फाइल कर रहे हो. नेक्स्ट, on February 2024, three-judge bench of the Supreme Court identified an essential question of law regarding the power of the court to modify an arbitral award under 34 and 37. ठीक है. यहाँ पे आप अपील वाली स्टेज में भी देखा कि क्या करा, कंपनसेशन को वापस रिड्यूस कर दिया. सेटिंग असाइड स्टेज में भी क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया था. तो द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज, क्या ये अपीलेट स्टेज में या फिर जो सेटिंग असाइड स्टेज में, क्या कोर्ट के पास में ये मॉडिफाई करने का, जो अवार्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या ये पावर्स है या नहीं. ठीक है. सो ये पहले मैटर किसके पास आया था? 3 जजेस बेंच के पास आया था. 3 जजेस बेंच रिफर्ड दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, दैट इज 5 जजेस बेंच. उन्होंने उसको रिफर किया, बोला क्योंकि यहाँ पे एक रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको हमको किस लिए डिसाइड करना चाहिए? 5 जज बेंच से डिसाइड करना चाहिए. जो यहाँ पे रेलेवेंट प्रेसिडेंट्स जो कि मार्क किए गए थे, कि जो भी दोनों साइड से रेलेवेंट डिसीजंस मार्क किए गए थे, साइट किए गए थे, कि क्यों हम बोल रहे हैं, एक साइड बोलेगा कि नहीं ये मॉडिफिकेशन की पावर होनी चाहिए, द अदर साइड वुड बी सेइंग दैट द कोर्ट डज नॉट हैव एनी मॉडिफिकेशन पावर, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिंग असाइड अवार्ड ओनली. तो यहाँ पे जो केस है, दो केस यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए. वो कौन से हो सकते हैं? द कोर्ट नोटेड कन्फ्लिक्टिव ओपिनियन इन 2 लाइन ऑफ केसेस. डिसीजन ऑफ, एक जो ये वाला केस है, प्रोजेक्टर डायरेक्टर NHAI वर्सेस हकीम. एक हकीम केस याद रखो कि हकीम केस में क्या बोला गया था कि आपके पास लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन अंडर सेक्शन 34 टू एक्सप्रेस ग्राउंड डिसअलाउइंग एरर करेक्शन, क्रॉस कंसिडरेशन एंड मेरिट रिव्यू. और नेक्स्ट जो था वेदांता लिमिटेड वाला. तो ये दो केसेस याद रखो कि एक है हकीम वाला जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशन की पावर आपके पास नहीं है, आपकी पावर क्या है? सिर्फ सेटिंग असाइड की. नेक्स्ट क्या है? वेदांता लिमिटेड वाला केस वर्सेस दिस. तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? सजेस्टेड सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड और मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द सेवरेबिलिटी ऑफ द ऑफेंडिंग पार्ट्स. तो इसमें बोला गया था कि आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको जो अवार्ड है वो क्या लग रहा है? सेवरेबल लग रहा है. सेवरेबल का क्या मतलब है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं तब भी हमने सेवरेबिलिटी की बात देखी थी कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, कौन सा पार्ट बोल सकते हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी अवार्ड है उसका कोई पार्ट अगर आप सेवरल कर सकते हो, सीवियर कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, तो दैट पार्ट अगर वो सेवरेबल हो सकता है तो, और ये अगर गलत है और कोर्ट उसको मॉडिफाई करना चाह रही है तो वो मॉडिफाई कर सकती है. तो दो केसेस आप याद रखो. हकीम वाला केस जिसमें बोला कि कोर्ट के पास मॉडिफाइंग पावर नहीं है, उनके पास क्या
पावर है, सिर्फ सेटिंग असाइड की पावर है। ऑन द अदर हैंड वेदांता वाला केस में बोला गया कि आपके पास अगर वो अवार्ड कैसा है, सेवरेबल है, कि आप उसको उसके टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो, तो उस बेसिस पे जो भी एक पर्टिकुलर टर्म है अगर वो गलत है तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द लीगल प्रोविजंस की जो अभी हमने बोला कि 34 और 37 जो कि मेन प्रोविजंस थे जो कोर्ट के सामने थे। तो 34 में हमने क्या देखा, सेटिंग असाइड एप्लीकेशन, कि जो भी आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेटर के पास जाओगे आप आर्बिट्रेटर के पास दो पार्टीज गई और उस आर्बिट्रेशन ने जो ऑर्डर पास किया उसको हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड पास किया, इसके अगेंस्ट मैं कहाँ जा सकता हूँ, इसके अगेंस्ट सेटिंग असाइड कराने के लिए, मैं इसको सेट असाइड कराने के लिए कहाँ जा सकता हूँ, कोर्ट के पास जा सकता हूँ। तो कोर्ट में मैं क्या एप्लीकेशन लगाऊंगा, एप्लीकेशन टू सेट असाइड दिस अवार्ड विच इज पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो उसके ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, कब हो सकता है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। क्या बोल रहा है, recourse to a court against arbitral award may be made only by an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 or subsection 3. Next, an award may be set aside by the court only if the party making the application establishes on the basis of record of the arbitral tribunal that a party was under some incapacity. तो यहाँ पे जो दो पार्टीज थी वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकती हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है जहाँ पे वो आर्बिट्रेशन क्लॉज बना सकती है। तो यहाँ पे अ पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड दैट अ पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे जो बेसिस था, जिसके बेसिस के ऊपर आप आर्बिट्रेशन को की फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, जो एग्रीमेंट था, अगर वही गलत है, वही इनवैलिड है, तो आप क्या आर्बिट्रेशन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे बोलना कि पार्टीज इनकैपेसिटेटेड थी या पार्टीज में कोई इनकैपेसिटी थी या फिर जो एग्रीमेंट था वो गलत था, under the law to which the parties have subjected to, failing any indication thereon under the law for the time being in force। कि अगर सपोज बोले कोर्जन के थ्रू इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में किसी की साइन ली थी आपने, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी साइन कोर्जन के थ्रू हुई थी, ये जो एग्रीमेंट है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देखो तो कोर्जन के थ्रू जो भी होगा वो गलत है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस बेसिस पे ऊपर ये जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड हो सकता है। नेक्स्ट, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो पार्टीज होती है, वो अपना आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं। अगर ये डिसाइडेड है कि 3 आर्बिट्रर ट्रिब्यूनल होगा, मतलब 3 आर्बिट्रर्स होंगे उसमें, तो उस केस में एक पार्टी ये चूज करेगा, एक आर्बिट्रेटर ये पार्टी चूज करेगी और दोनों के आर्बिट्रेटर मिलकर थर्ड पार्टी चूज करेगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो जो भी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है, अगर उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था और आर्बिट्रेटर अपने आप अपॉइंट हो गया है, तो मेरा उसमें कोई कंसेंट ही नहीं है, तो उस बेसिस पे भी हो सकता है। Next, the arbitral award deals with dispute not contemplated by or not falling within the terms of submission to the arbitration। कि अगर हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जो भी डिस्प्यूट आएंगे विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन, उसी को हम आर्बिट्रेशन को रिफर करेंगे, तो कोई भी दूसरा जो डिस्प्यूट है, क्या आप उसको आर्बिट्रेशन को रिफर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो इफ इट इज रिफर्ड, तो उस केस में हम बोल सकते हैं द आर्बिट्रेटर did not has the competency to hear this dispute। तो उस केस में हम बोल सकते हैं आपके पास competency नहीं है। Contain decision on matters beyond the scope of submission to the arbitration, provided this proviso is very much important for this case। क्या है कि हम बोल रहे हैं provided that if the decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the arbitral award which contains decisions on matter not submitted to arbitration may be set aside। कि अगर सपोज दो चीजों के ऊपर डिस्प्यूट आया, दो चीजों के ऊपर, एक कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में और एक सपोज टाइमिंग के रिस्पेक्ट में, टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको परफॉर्मेंस कब करना है, तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड किया था और बोला था कि अगर इसका ब्रीच होता है तो कंपनसेशन ये होगा। और इस मैटर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हो आर्बिट्रेशन में। ठीक है, तो अगर सपोज जो भी पार्टीज है उन्होंने दोनों मैटर्स को रिफर कर दिया आर्बिट्रेशन को,
तो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किस मैटर को सुन सकता है? ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन और द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या वो कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में सुन सकता है? क्या नहीं, बिकॉज द ट्रिब्यूनल इज नॉट कॉम्पिटेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे अगर अवार्ड पास हो जाता है, अवार्ड इज पास ऑन द मैटर ऑफ कंपनसेशन ऑल्सो, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो अवार्ड है वो सेवरेबल है, तो उस केस में विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस वाला पार्ट वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन पार्ट इट कैन बी सेट असाइड बाय द कोर्ट बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द अवार्ड इज फेवरेबल, और उस पार्ट पे हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉम्पिटेंट नहीं था अवार्ड पास करने के लिए इस पोर्शन को, तो उसको हम सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक है, so this proviso of this पर्टिकुलर क्लॉज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस के ऊपर ही कोर्ट ने क्या बताया था, कोर्ट ने बताया है कि जो मॉडिफाइंग की पावर है कहाँ से डिराइव कर रहे हैं वो, तो इस प्रोविजन से वो डिराइव कर रहे हैं। कि यहाँ पे भी हम एग्जांपल देखते हैं कि कोर्ट क्या कर सकती है, सेवरेबल अवार्ड्स को क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है। तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे क्या मॉडिफाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल और प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, द पार्टीज कैन डिसाइड द प्रोसीजर, पार्टीज कैन डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, कि कितने लोग होने चाहिए, कि यहाँ पे 3 ट्रिब्यूनल बेसिस होगा या 5 हो सकता है या फिर सिंगल आर्बिट्रर होगा। तो ये अगर कंप्लायंस में नहीं है एज पर द एग्रीमेंट, तो उस बेसिस पे ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Competency, different grounds are provided in the act with respect to competency of arbitrator। कि अगर सपोज जो दो पार्टीज है और उनके लिए कोई आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। कि अगर ए एंड बी है, दे हैव अ डिस्प्यूट, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेटर हम किस पार्टी को लेंगे, जो कि एक न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए। बट अगर सपोज ए हैज अ रिलेशन, और हो सकता है कोई भी वर्किंग रिलेशन है या फिर सपोज फैमिली मेंबर है, तो उस केस में क्या हम इस पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, द पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी an arbitrator in the dispute between A and B। So there are many lists, there is many items provided in the schedule which provides when a person is not competent to become an arbitrator in a case, so वो सब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस ग्राउंड्स के ऊपर हम बोल सकते हैं कि सेटिंग असाइड हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 34 provides the grounds on which setting aside application can be filed। Next, the court finds that the subject matter of the dispute is not capable of settlement। कि अगर कोई से मैटर आर्बिट्रेशन को आप रिफर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, हो सकता है कोई से मैटर्स को आप आर्बिट्रेशन में रिफर नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एक्ट इटसेल्फ कि कौन कौन से मैटर्स को आप आर्बिट्रेशन में रिफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, by arbitration under the law for the time being in force, the arbitral award is in conflict with the public policy of India। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर भी सेटिंग असाइड करा सकते हो। अब ये पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है, तो हियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट award is in conflict with the public policy of India only if the making of the award was induced or affected by fraud, corruption, or was in violation of section 75 or 81। Next, it is in contravention with the fundamental policies of Indian law। कि अगर सपोज हमने आर्बिट्रेशन को अलाउ किया, तो उस केस में कोई भी जो लॉ है इंडिया में जो इफेक्टिव है, अगर आप उसको वायलेट कर रहे हो, उसकी बेसिक पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को आप वायलेट कर रहे हो, तो उस बेसिस पे भी हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को आप अफेक्ट कर रहे हो, जिस बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं। इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी और जस्टिस। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गए, मोरालिटी हो गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी इंक्लूड करेगा। तो अगर उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये हो रहा है तो भी आपका अवार्ड आप सेट असाइड करा सकते हो। नेक्स्ट, for the avoidance of doubt, the test as to whether there is a contravention with the fundamental policy of Indian law shall not entail a review on the merits of the dispute। ठीक है, तो ये समझ में आया। सेक्शन 34 क्या है, सेक्शन 34 में grounds are provided on the basis of which an award can be set aside before the court। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो अवार्ड था कंपनसेशन का, उसके अगेंस्ट में जो फीमेल एम्प्लॉय थी, उन्होंने क्या सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल करी थी, और यहाँ पे कोर्ट ने क्या करा था, मॉडिफाई करा था कि जो सपोज हम बोल रहे थे 1 लाख का कंपनसेशन अमाउंट था, उन्होंने उसमें 50,000 रुपीज ऐड कर दिया था। अभी तक हमने जितने भी ग्राउंड्स देखे, आपको कोई मॉडिफिकेशन वाला क्लॉज दिखा क्या? हमने जब प्रोवाइजो पढ़ा था उसमें लिखा था कि आप क्या कर सकते हो, अगर एक पार्ट ऑफ द अवार्ड इज फेवरेबल और वो पार्ट आपको गलत लग रहा है, तो आप उसको सेट असाइड
रिजेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमको कहीं भी ऐसा नहीं लिखा मिला कि 34 में आप जो है कोर्ट क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। तो कोर्ट ने क्या बेसिस दिया कि मॉडिफिकेशन पावर्स भी होते हैं कोर्ट के पास वाइल सेटिंग असाइड द अवार्ड। तो ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 37 में हमने क्या बोला कि 37 में हम बोल सकते हैं कौन से ऑर्डर्स को आप अपील कर सकते हो बिफोर द कोर्ट की। जैसे हमने बोला था कि अवार्ड हुआ, अवार्ड के अगेंस्ट में मैंने क्या किया, सेटिंग असाइड एप्लीकेशन फाइल करी। सेटिंग असाइड एप्लीकेशन में जो ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा था। तो ये जो अपील है जहां पे अपीलेट कोर्ट ने वापस से कंपनसेशन अमाउंट को कम कर दिया उसको हम बोल रहे हैं वो कहाँ हो सकता है, 37 में। सी प्रोवाइड्स फॉर अपीलेबल ऑर्डर्स कि किस ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an appeal shall lie from the following orders and from no other to the court authorized by law to hear appeals। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है कि किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो और उनके अलावा और किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव आपको लिस्ट दे रहा है कि किन किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही आप अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, रिफ्यूजिंग टू रिफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। जब आप सेक्शन 8 का पढ़ोगे तब आपको पता चलता है कि कोर्ट ने अगर कोई रिफर करा है कि अगर सपोज ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट आता है और ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट और इस मैटर के रिस्पेक्ट में इनका एक आर्बिट्रल अवार्ड है, आर्बिट्रल एग्रीमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसी में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था कि जब भी हमारा डिस्प्यूट आता है हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। बट जो पार्टीज क्या करते हैं वो स्यू कर देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे अगर कोई भी पार्टी स्यू कर रहा है जिसपे डिस्प्यूट के लिए कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, तो जब भी ये डिस्प्यूट होगा, जो सूट फाइल हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रिफर कर देगा इनको आर्बिट्रेशन को, बिकॉज यू हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो योर मैटर शुड बी फर्स्ट डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेशन। तो इस बेसिस के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, रिफर करता है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट रिफर नहीं करता है तो उसका रिफ्यूजिंग टू रिफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा कि अगर ए ने स्यू करा है बी को, बी एज अ रिस्पोंडेंट क्या क्लेम करेगा, अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बोलेगा कि ये जो मैटर है इसके रिस्पेक्ट में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ऑलरेडी और आप ये मैटर को रिफर कर दो आर्बिट्रेशन को। अगर कोर्ट नहीं करता है, रिफ्यूजल करता है, तो उस बेसिस के ऊपर भी अपील हो सकती है। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 में जो आपको इंटरिम मेजर्स मिल सकते हैं उसके अगेंस्ट में भी ऑर्डर हो सकता है। सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, तो यहाँ पे जो 34 में आपका सेटिंग असाइड ऑर्डर होता है, सेटिंग असाइड ऑर्डर होता है, या फिर अगर कोर्ट रिफ्यूज कर दे सेटिंग असाइड के लिए तो उसके अगेंस्ट में भी आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो यही हुआ, हमारा अवार्ड था उसको हमने सेटिंग असाइड किया, सेटिंग असाइड में 1 लाख प्लस 50,000 रुपीज कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में जो अपील हो सकती है। अभी हमने बोला सेटिंग असाइड टू सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, और इस सेटिंग असाइड जो 34 में हुआ है उसी में हमने मॉडिफिकेशन किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली दिस अवार्ड व्हिच हैज बीन सेट असाइड, जो कि सेट असाइड का यूज करते हुए हमको जो मॉडिफाई करा था उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अंडर 37। इज इट क्लियर कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो अवार्ड था जो कि सेटिंग असाइड एप्लीकेशन के थ्रू हमने कोर्ट को लगाया, कोर्ट क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती थी, और इस जो ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो द पार्टी हैज डन एन अपील अंडर 37 ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज। एन अपील शैल आल्सो लाई टू कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एक्सेप्टिंग द प्ली रिफर्ड इन सेक्शन दिस ऑफ 16। तो ये आप सेक्शंस प्लीज रिफर करना कि कौन कौन से दूसरे सेक्शंस है। अभी सिर्फ हम केस के रिस्पेक्ट में जो क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 17, सेक्शन नंबर 9 में और 17 में आपको सर्टेन इंटरिम मेजर्स मिल सकते हैं। तो ये देखना कि कौन से सेक्शन में कौन ग्रांट करता है, एक में कोर्ट करता है और एक में ट्रिब्यूनल करता है, ठीक है। No second appeal shall lie from an order passed in appeal under this section, but nothing in this section shall affect or take away the right to appeal to the Supreme Court। कि स्पेशल लीव पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट कोई भी सेकेंड अपील का ऑप्शन नहीं होता है कि इस अपील के अगेंस्ट में मैं अपील कर सकता हूँ क्या, सेकेंड अपील तो बोल रहे नहीं कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट के पास आप स्पेशल लीव पिटीशन में जा सकते हो क्या, हाँ जा सकते हो। सो द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिस केस वर सेक्शन 34 जिसमें हम बोल रहे हैं सेटिंग असाइड एप्लीकेशन, एंड सेक्शन 37 जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, किन ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में आप कहां जा सकते हो, अपील में जा सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इश्यूज बिफोर द कोर्ट क्या है,
कि अगर जो हमने बोला कि जो मॉडिफिकेशन पावर है क्या सेटिंग असाइड कि में आ रही है कि नहीं आ रही. सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन, whether the power of the court under section 34 and 37 of the act will include to power to modify an arbitral award. कि जब हमने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल की, जब हमने अपील करा तो कोर्ट ने क्या किया, कंपनसेशन को मॉडिफाई किया. तो क्या वो कर सकती है, मॉडिफिकेशन के पावर है क्या उनके पास? इफ द पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड इज अवेलेबल, whether such power can be exercised only where the award is severable. कि अगर हमने ये यस बोला कि यस द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई अवार्ड, तो वो मॉडिफाई कब कर सकते हैं, जब ही कर सकते हैं क्या, इफ द अवार्ड इज फेवरेबल, कि अगर अलग अलग हो सकता है उसी पार्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, एंड अ पार्ट देयर ऑफ कैन बी मॉडिफाइड. Whether the power to set aside an award under section 34 of the act being a larger power will include the power to modify. So एक और क्वेश्चन क्या था कि अगर हम बोल रहे हैं सेटिंग असाइड जो है, कि हम बोल रहे हैं कि द पावर टू सेट असाइड इज अ लार्जर पावर, और उसी के अंदर आप क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन की पावर हो सकती है. कि अगर मेरे पास सेट असाइड करने की पावर है तो मेरे पास ये मॉडिफिकेशन की पावर अपने आप ही इंक्लूडेड होगी. तो हम क्या बोल रहे हैं, द सेटिंग असाइड पावर इज अ लार्जर पावर विच इंक्लूड्स द पावर टू मॉडिफाई. तो ये बोलना सही है क्या, दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. Whether the power to modify an award can be read into the power to set aside an award under 34 of the act. यही बोल रहे हैं कि हम अगर सेटिंग असाइड की आपको पावर दे रहे हैं तो हम क्या उसमें मॉडिफाई करने की पावर को भी इम्प्लिसिट मान रहे हैं क्या. नेक्स्ट, डिसीजन ऑफ द कोर्ट. क्या हुआ, डिसीजन क्या दिया उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट बाय 4:1 मेजॉरिटी. ये याद रखना कि किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, कि यहाँ पे हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस बेंच थी, और उसमें से एक जो जज थे उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, और ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है किसने दिया है, 4 जजेस ने दिया है. हेल्ड दैट कोर्ट possesses a limited power under section 34 and 37 to modify an arbitral award. The majority also affirmed the court's power to modify post-award interest where justified. तो बेसिक जो यहाँ पे डिसीजन दिए गया बाय द मेजॉरिटी ने क्या बोला कि जो भी कोर्ट है अंडर 34 एंड 37 कैन मॉडिफाई द अवार्ड. इट हैज द पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड एंड इट द सेटिंग असाइड पावर इंक्लूड द मॉडिफिकेशन. ठीक है. Chief Justice Khanna, so the then Chief Justice Khanna authored the majority judgment, while Justice Vishwanathan, so यहाँ पे it should be remembered Honorable Justice Vishwanathan was on the dissenting side, wrote a dissenting opinion holding that court cannot modify the arbitral award. इन्होंने क्या बोला कि जो कोर्ट के पास सेटिंग असाइड पावर है वो स्पेसिफिक पावर है और उसमें आप मॉडिफिकेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हो. अगर आपको करना है तो आप सेट असाइड करो और वापस से ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, इसको प्रोसीड कर सकता है. कौन कौन ने दिया, मेजॉरिटी बेंच में कौन कौन था, बेंच में कौन कौन थे जिन्होंने मेजॉरिटी व्यू दिया, तो हम बोल सकते हैं CJI संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीन. ठीक है. सो दिस वर द 4 जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया, और जो जस्टिस विश्वनाथ है उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था. नेक्स्ट, अब जो रीजनिंग थी, हमने बोला कि कोर्ट के पास मॉडिफाइंग पावर तो है, वो सेटिंग असाइड जब करने के एप्लीकेशन आई है उसमें वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है. सो व्हाट आर द रीजंस, किस बेसिस पे उन्होंने बोला. सी, a limited power of modification is located within the meaning of section 34 of the Arbitration and Conciliation Act. जो भी हमने प्रोवाइजो देखा था, कि हमने जब 34 का एक प्रोवाइजो पढ़ा था जो हमने रेड मार्क किया था, वहां पे क्या लिखा था कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिक आइडिया ऑफ मॉडिफिकेशन या फिर सेवरेबिलिटी हमको कहाँ से पता चल रही थी, यहाँ से दिख रही थी. जो ये प्रोवाइजो था वहां पे हमने क्या लिखा था, प्रोवाइडेड दैट इफ द डिसीजन ऑन मैटर सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दोज नॉट सबमिटेड. कि अगर जो डिस्प्यूट था उसमें मैंने ज्यादा डिस्प्यूट रेफर कर दिया जो कि मेरे एग्रीमेंट में नहीं था, तो उस पार्ट को क्या कर सकता है कोर्ट, क्या कर सकती है उस पार्ट को सेवर करके उसको डिलीट कर सकती है. तो मतलब यहाँ पे सर्टेन पोर्शन कैन बी सेट असाइड. ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अवार्ड सेट असाइड करना है. कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक मैटर मैंने रेफर किया है, A और B का जो मैटर था, यहाँ पे ये अवार्ड था और इसके बाद में ये सेट असाइड होने के लिए कोर्ट के पास गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अवार्ड सेट असाइड करना है. अगर ये पोर्शन जो सेवरेबल पोर्शन है सिर्फ यही गलत है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, सेट असाइड कर सकते हो. सो द बेसिस ऑफ
बेसिस क्या मिल सकता है इस प्रोवाइजो से हमको कि यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूरा अवार्ड सेटिसाइड हो, एक पोर्शन भी सेटिसाइड हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी क्या कर रहे हो, आप मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हो। सो द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन कैन बी सीन इन द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 34 कि जो आपका क्लॉज है उसमें आपको ये जो बेसिस है ये मिल सकता है। The majority found that 1996 Act aimed to expedite dispute resolution through a quicker, cost-effective alteration to litigation. It held that denying court the power to modify would lead to absurd outcomes, impose hardship, increase cost, and cause delay. As Section 34 and 34 appeals often takes year. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड पावर ऑफ मॉडिफिकेशन इज लोकेटेड विद इन 34 कि 34 में अभी हमने देखा। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे आप सेटिसाइड में अगर मॉडिफिकेशन को इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या होगा कि अगर ये जो अवार्ड है ए और बी के बीच का जो डिस्प्यूट था उसमें जो अवार्ड आया उसको अगर आप सेटिसाइड करा रहे हो और सेटिसाइड में ये बोल दे कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि मॉडिफाई अगर नहीं कर सकते हो और पूरा का पूरा अवार्ड आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, सेटिसाइड करोगे, तो वापस ये मैटर कहाँ आ जाएगा, आर्बिट्रेशन के पास आएगा। और जो बेसिक पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्रेशन एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था कि हम क्या बोलते हैं, ये एक एडीआर मैकेनिज्म है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जिसमें आप क्या चाहते हो, क्विकर रेमेडी चाहते हो, फास्ट एक्सेस चाहते हो जस्टिस को, इसीलिए हमने आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था। बट अगर कोई सेटिसाइड कर देगा, कैंसिल कर देगा और वापस पूरा का पूरा डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास आएगा, तो हमारा जो बेसिक पर्पस था आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस करने का वही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो सेटिंग असाइड पावर है इसमें आपको मॉडिफिकेशन इंक्लूड करना चाहिए ताकि ये जो क्विकर रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन आपने इंक्लूड की थी वो खत्म ना हो जाए। The majority reasoned that if the court would only set aside award, parties would endure an extra round of arbitration to affirm a decision easily reached by court। कि अगर कोर्ट मॉडिफाई करके जस्टिस को इफेक्टिवली जल्दी दे सकता है तो भी आप बोल रहे हो नहीं सेटिसाइड कराओ, तो वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा टू द जस्टिस। Thus, majority held that the power of judicial review under 34 and setting aside of an arbitral award inherently include a limited power to modify the arbitral award। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका setting aside का power है उसमें ये modification का power included होना चाहिए। But on the other hand, जो dissenting opinion था with respect to this क्या था, जस्टिस विश्वनाथन ने बोला held that the court lacks the power to modify award under 34। He reasoned that the acts focus on minimal judicial intervention। कि जब यहाँ पे आप आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट देखोगे उसका सेक्शन 5 अगर देखोगे तो बेसिक पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्रेशन क्या है, हमने माना कि आपको रेमेडी इजीली और स्पीडियर मिल सकती है। बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन में कोर्ट इंटरवेंशन जो होता है वो बहुत कम होता है। कि कोर्ट इंटरवेंशन कितना हो सकता है, बहुत कम होगा, और जब लॉ प्रोवाइड करेगा तभी कोर्ट इंटरवेंशन कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोर्ट इंटरवेंशन इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैसा होना चाहिए, नो होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम कोर्ट को ये पावर दे दे कि वो मॉडिफाई कर सकती है आर्बिट्रल अवार्ड को, तो ये क्या हो जाएगा, कोर्ट का इंटरवेंशन बढ़ जाएगा। कि अगर हम बोले ये जो अवार्ड आया है यहाँ पे अवार्ड को कोर्ट क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, तो कोई भी अवार्ड जो आर्बिट्रेशन पास करेगा उसमें कोर्ट क्या करेगी, उसको मॉडिफाई कर देगी, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगी। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट का इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, विच वाज नॉट द पर्पस ऑफ दिस इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्ट। फोकस ऑन मिनिमल जुडिशियल इंटरवेंशन, द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस मॉडिफिकेशन पावर, कि हमारा यहाँ पे कोई एक्सप्रेसली आपको मिलता नहीं है प्रोविजन में, एंड द प्लेन लैंग्वेज ऑफ 34 व्हिच ओनली परमिट्स सेटिंग असाइड एस्टैब्लिश दिस लिमिटेशन, कि हमको सेटिंग असाइड का ही पावर दिख रहा है, एक्सप्लिसिटली कोई भी मॉडिफिकेशन का प्रोविजन नहीं है 34 में। और जो इसका पर्पस था मिनिमम कोर्ट इंटरवेंशन, अगर उसको हम देखें तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, द कोर्ट डज नॉट हैव मॉडिफिकेशन पावर। ये समझ में आया कि हमने मेजॉरिटी व्यू देखा, उसके बाद में हम देख रहे हैं डिसेंटिंग ओपिनियन विश्वनाथ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथन का। He rejected reading in the power to modify, deeming it unwarranted judicial overreach that contradicts clear legislative intent. Next, Justice Viswanathan further held that setting aside an award does not lead to an absurd outcome। कि जो मेजॉरिटी का व्यू है कि अगर हम सेटिंग असाइड में मॉडिफिकेशन की पावर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे एब्सर्ड रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि आप वापस से पूरी साइकिल को
वापस से करोगे, तो उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। एज 1996 एक्ट अलाउ फॉर रिकमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन अपॉन सेटिंग असाइड एन अवार्ड, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लॉ में ही लिखा गया है कि अगर कोई सेटिंग असाइड हो जाती है अवार्ड की, तो उसके बाद में वापस से आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। ये समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखें रीजनिंग क्या थी, तो सेवरेबिलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड अंडर 34 ऑफ द एक्ट, जो हमने डिस्कस किया था, जो प्रोवाइजो डिस्कस किया था कि अगर आपको 34 के एक प्रोवाइजो में उसका जो क्लॉज 34 सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए का सब क्लॉज अगर 4 देखो, उसका प्रोवाइजो जो हमने पढ़ा था कि हमने क्या देखा था कि जो भी अगर अवार्ड है जो सेवरेबल हो सकता है उसको आप पार्ट में सेट असाइड कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग असाइड आप पार्टली कर रहे हो उसको भी तो हम मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस मिल सकता है, रेफरेंस मिल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मॉडिफिकेशन। सी the majority of the majority held that the proviso to section 34 subsection 2 clause a subclause 4 embodies the doctrine of severability, empowering court to separate invalid portion of arbitration award based on section this grounds while upholding the valid parts। तो यहाँ पे हमने severability का देखा, ठीक है। This power of severability within confines of section 34 was deemed inherent in the court direction। कि अगर हम 33 की भी बात देखें, एक सेक्शन 33 भी दिख सकता है आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 33, वहां पे कोर्ट को क्या पावर दे रहा है कि अगर जो भी क्लेरिकल हो गया, आपकी क्लेरिकल एरर्स हो गई, उसको भी कोर्ट अपने आप क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 33 में भी कोर्ट के पास सर्टेन मॉडिफाइंग पावर्स है कि वो अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है अगर उसमें कोई क्लेरिकल एरर्स है या फिर टेक्निकल एरर्स है या जो ऑन द फेस आपकी एरर हो चुकी है, तो उनको भी यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें, सी अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ ओमने मेजर्स कॉन्टिनेंट इन सी माइनस, क्या बोल रहा है, अ ग्रेटर पावर इंक्लूड्स द लेसर पावर। यही हमारा बेसिस था कि जो ग्रेटर पावर है सेटिंग असाइड की, उसमें आपका जो मॉडिफाइंग पावर है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। किस बेसिस के ऊपर? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल और द डॉक्ट्राइन विच प्रोवाइड्स ओमनी मेजर्स कॉन्टिनेंट इन सी मिनस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, अ ग्रेटर पावर इंक्लूड्स अ लेसर पावर टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 34। इस प्रोवाइजर में जहां पे हमको दिखा है कि आप पार्टली सेट असाइड कर सकते हो, तो अगर पार्टली सेटिंग असाइड अलाउड है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी अलाउड है। द मेजॉरिटी हेल्ड दैट पावर टू सेट असाइड एन अवार्ड नेसेसरीली इंक्लूड्स द पावर टू पार्टली सेट असाइड। द मेजॉरिटी हेल्ड दैट द पार्शियल सेटिंग असाइड वाज ओनली परमिसिबल व्हेन वैलिड एंड इनवैलिड पोर्शन वर क्लियरली सेग्रीगेबल। तो इसी रीजन से हम बोल रहे हैं कि कोर्ट क्या कर सकता है, अगर अवार्ड सेवरेबल है तो उस बेसिस के ऊपर उस पार्ट को सेट असाइड कर सकता है, और अगर सेवरेबल है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी अलाउ हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड डिसेंटिंग ओपिनियन में जस्टिस विश्वनाथन ने क्या बोला, in his dissenting opinion largely agreed that section 34 inherently recognizes the power of sever parts on arbitral award। कि उन्होंने ये तो रिकॉग्नाइज किया कि प्रोवाइजो में ये पावर दे रहा है कि कोर्ट क्या कर सकता है, पार्शियल सेटिंग असाइड कर सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सेटिंग असाइड एंड मॉडिफिकेशन आर डिफरेंट टर्म्स और उनका मतलब भी डिफरेंट होता है। ही फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन एंड सेवरेंस, कि आप सेवरेंस से क्या कर रहे हो, एक पार्ट को अलग अलग कर रहे हो, कि एक अवार्ड में दो पार्ट्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअली देखे जा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेवरेंस करना। बट मॉडिफिकेशन करना तो बहुत ही अलग बात हो गई। सी ही रीजन द सेक्शन and its proviso explicit permit setting aside only the part of an award dealing with the dispute not contemplated। उन्होंने क्या बोला कि स्पेसिफिकली प्रोवाइजो क्या बात कर रहा है, सिर्फ सेटिंग असाइड की बात कर रहा है, मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है। He further held that the power to set aside includes partial setting aside and severing offending portions affected provided the annulment part is independent and its removal does not impact other finding। तो ये जो आप रिमूव कर रहे हो सेवरेबल पोर्शन है कि जो आप अलग कर सकते हो, वो पार्ट कैसा है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है, और उससे अगर आप उसको डिलीट कर दोगे तो जो मेन अवार्ड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Justice Vishwanathan, however, held that the power to modify an arbitral award is not a lesser power subsumed within the power to set aside। कि जो हमने मेजॉरिटी जजमेंट ने बोला कि जो पावर टू सेट असाइड है, पावर टू सेट असाइड है, उसी में आप क्या है, पावर टू मॉडिफाई को इंक्लूड कर सकते हो। बट
बट डिसेंटिंग ओपिनियन इज सेइंग दैट दिस आर टू डिफरेंट पावर्स, कि यहाँ पे सेटिंग असाइड की पावर और जो मॉडिफाई की पावर है, दिस आर डिफरेंट पावर्स एंड नॉट एन मॉडिफिकेशन पावर्स इज नॉट एन इंफीरियर देन अ सेटिंग असाइड, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है, और उसलिए हम बोल सकते हैं दिस आर नॉट इंफीरियर टू सेटिंग असाइड। ये समझ में आया? So this application, this doctrine would not be applicable in the present case. Next, नेक्स्ट है पावर टू मॉडिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमांड, कि अगर एक हो सकता है कि अगर सपोज यहाँ पे रिमांड की पावर क्या होती है, क्या आपने बोला होगा, सुना होगा कि जो प्रोविजंस में अगर कोर्ट क्या कर सकता है, वापस से हायर कोर्ट रिमांड बैक कर सकता है, रिमांड कर सकता है ट्रायल कोर्ट को ये प्रोसीडिंग्स को। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज एक अवार्ड हुआ है जिसके अगेंस्ट में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन करा है, या फिर सपोज नॉर्मली कोर्ट में इन्फर किया, कोई एप्लीकेशन की है, तो कोर्ट के पास क्या पावर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को वापस से रिफर कर सकते हैं कि आप क्या करो, इस प्रोसीडिंग्स को वापस से डिसाइड करो। तो ये क्या है, रिमांड हो गया, कि कोर्ट ने इस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को वापस रिफर कर दिया आर्बिट्रेशन को कि ये इस मैटर के ऊपर डिसाइड किए करो। कि यहाँ पे जो अवार्ड आया था जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज सेटिंग असाइड एप्लीकेशन है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, वापस रिमांड कर सकती है बैक टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर कर सकती है कि इस मैटर के ऊपर आप वापस से इसको डिस्कस करो या फिर वापस से देखो। सो द मेजॉरिटी फाउंड दैट अंडर सेक्शन 34 क्लॉज 4 ऑफ द एक्ट courts are empowered to remit issues back to the arbitral award। ये हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे सेक्शन 34 में जब सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन आई है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस मैटर को वापस से ट्रिब्यूनल को देखना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक डिटर्मिनेशंस। अपॉन रिमांड द ट्रिब्यूनल कैन वेरी, correct, review, add or modify the award. However, the majority held that section 34 clause 4 does not authorize the tribunal to rewrite or set aside the award on merits. Rather, it acts as a curative mechanism अवेलेबल व्हेन परमिटेड बाय द कोर्ट। कि उन्होंने ये माना कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मेरिट के बेसिस के ऊपर डिसाइड करे या फिर चेंज कर दे। कि अगर हम बोले कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट था, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, ये कहाँ गए, आर्बिट्रेशन के पास गए, उन्होंने अवार्ड दिया, अवार्ड में बोला कि ए वुड गेट कंपनसेशन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर सेटिंग असाइड इस अवार्ड की हुई है कोर्ट के पास में, कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगी है ऑफ सेटिंग असाइड, तो कोर्ट यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि अब बी के पास पावर है कंपनसेशन लेने की, तो ये मेरिट्स के बेसिस के ऊपर पूरा अवार्ड को चेंज नहीं कर सकता है, उसकी स्पिरिट को चेंज नहीं कर सकता है। वो क्या बोल रहा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन। यहाँ पे रिमांड की पावर होती है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं कुछ गलत हो गया है या फिर करेक्शन चाहिए या रिव्यू होना चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकता है, रिमांड कर सकता है। बट हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो रिमांड की पावर है, जो मॉडिफिकेशन की पावर है, वो अलग अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ मॉडिफिकेशन एंड पावर टू रिमांड द केस बैक टू द आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कि रिमांड में हम क्या बोल सकते हैं कि वापस से चेक करो, रिव्यू करो, या फिर जो करेक्शन है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे ये जो पावर है, जो मॉडिफिकेशन की पावर है, वो अलग है देन द पावर ऑफ रिमांड। The majority held that computation, clerical and typographical error not requiring a merit evaluation can be modified by the court in section 34। कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपने कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए, पार्टी चेंज कर दिया। मॉडिफिकेशन में हम ये नहीं कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्लरिकल हो सकता है या फिर टाइपोग्राफिकल एरर्स हो सकते हैं या फिर उसी कंपनसेशन को बढ़ाने की बात हो गई, हम उसको कर सकते हैं अंडर मॉडिफिकेशन। हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने बेसिक जो आप मेरिट्स के बेस पे डिसाइड कर रहे थे उसी को चेंज कर रहे हैं। कि हम ये तो बोल रहे हैं कि आप अगर जो ए पार्टी थी अभी तक कंपनसेशन किसको मिल रहा था, ए को, फिर हमने बोल दिया बी को, तो ये क्या है, मेरिट्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। कि जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दोनों के एविडेंसेस देखे होंगे उसके बाद में डिसाइड किया होगा कि कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए। तो हम क्या वो चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, हम वो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। वो क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। कि अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि हम मॉडिफिकेशन और रिमांड की बात कर रहे हैं कि एक हो सकती है पावर टू मॉडिफाई और एक हो रहा है रिमांड। रिमांड क्या है कि कोई भी केस अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसमें वापस से कुछ होना चाहिए, वेरिफिकेशन,
इसमें अवार्ड जो है उसमें वेरिएंस होना चाहिए, या जो भी अवार्ड है वो गलत दे दिया है, तो वो वापस से रिमांड कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं कि इस केस को, इस मैटर को आप वापस से थोड़ा देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, रिमांड हो गया। तो हम बोल रहे हैं जो मॉडिफिकेशन की पावर है और रिमांड की पावर है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन में जैसा हमारा केस था, हमने क्या किया था, कंपनसेशन अमाउंट को बढ़ा दिया था, अपील में कंपनसेशन अमाउंट को कम कर दिया था, तो ये मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये अगर मान के चले, बट क्या ये मॉडिफिकेशन हो सकता है कि जब ए और बी का डिस्प्यूट था, यहाँ पे ये ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने बोला कि पार्टी जिसके पास राइट है कंपनसेशन का वो कौन है, ए है, ठीक है। तो राइटफुल ओनर ऑफ कंपनसेशन कौन है, ए है। जब ये सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन हमने फाइल करी, सेट असाइड के लिए फाइल किया कोर्ट को, तो क्या कोर्ट यहाँ पे ये बोल सकता है कि नहीं नहीं, ये आपने ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, मैटर सही से डिसाइड नहीं करा है, जो पार्टी जो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कंपनसेशन के लिए वो कौन है, बी है। तो यहाँ पे तो हमने मेरिट्स पे बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने दोनों के पार्टीज के एविडेंसेस देखे होंगे, तब देखा होगा कि जो ब्रीच है, ब्रीच किसने किया है, बी ने किया है, इसलिए कंपनसेशन हमको किसको देना चाहिए, ए को देना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इट हैज बीन डिसाइडेड द पार्टी व्हिच वुड बी गेटिंग कंपनसेशन इज ए। बट कोर्ट क्या बिना ये मेरिट्स को चेक करे, बिना ये मेरिट्स को चेक करे ये डिसाइड कर सकती है क्या, नहीं अब बी को कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं कर सकती है। तो हम बोल रहे हैं ये पावर मॉडिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। हम मॉडिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं, मॉडिफिकेशन में हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, जो भी डिसाइडेड मेरिट्स पे हो चुका है उसी को आप थोड़ा वेरी कर सकते हो। जैसे हमारा कंपनसेशन, हमने बोला अगर ए को कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 लाख का, तो हमने बोला ठीक है ए को ही कंपनसेशन मिलेगा, बट अब 1.5 लाख का मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं रिमांड में आप केस को वापस रेफर कर सकते हो ट्रिब्यूनल को, जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वापस से इसको डिसाइड कर सकता है। बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन में हम मेरिट के बेसिस पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड केस है उसको। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिस्कार्डेड द व्यू ऑफ दिस केस व्हिच रिक्वायर्ड ओनली अ रिटन एप्लीकेशन फॉर रिमांड अंडर सेक्शन 34। तो यहाँ पे उन्होंने वापस यही बोला है कि रिमांड के लिए आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए क्या। तो उसके बाद में बोले हैं कि जो विश्वनाथन थे, जस्टिस विश्वनाथन ने डिसेंटिंग ओपिनियन क्या दिया, उन्होंने बोला फाउंड दैट सेक्शन 33 में जो हमने बोला था क्लेरिकल मिस्टेक्स हो गई, उसके रिगार्डिंग में कोर्ट क्या है, खुद ही सुओ मोटो इन क्लेरिकल, कि अगर सपोज यहाँ पे, कि अगर सपोज ये जो अवार्ड आया है उसमें 1 लाख रुपीज लिखा था, 1.5 लाख रुपीज लिखा था, बट अगर सपोज उसमें कोई एक वर्ड्स में लिख दिया है और एक अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वर्डिंग्स के साथ साथ आपके न्यूमरल्स में भी दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे एक कम जीरो लग गया हो। तो इन मिस्टेक्स को कोर्ट अपने आप सही कर सकता है, उसके लिए आपको सेटिंग असाइड करने की जरूरत नहीं है। कि अगर ऐसा हुआ कि सपोज 1 लाख रुपीज वर्ड्स में लिखा है और नंबर्स में भी लिखा है, तो क्या इस बेसिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक जीरो कम लग गया है, ये जो क्लेरिकल मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, क्या इसके लिए भी आपको पूरा का पूरा अवार्ड सेट करके वापस में ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा? कि नहीं, ऐसी मिस्टेक्स कोर्ट, जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है वो तो कोर्ट खुद भी सही कर सकती है। कि यहाँ पे एक जीरो कम लग गया था तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेक्शन 33 में कोर्ट को अलाउंस है with respect to such clerical or typographical mistakes. The tribunal to correct computation, clerical or tribunal errors and make additional award for unadjudicated claim. He held that the power to adjourn the proceedings and remit the matter to the tribunal under section 34 can be exercised for undoing the clerical defects. तो ये जो पावर्स है, कि हम बोल रहे 33 में ऐसी पावर्स अगर ट्रिब्यूनल के पास है तो कोर्ट के पास क्यों नहीं हो सकती है क्लरिकल मिस्टेक्स को मॉडिफाई करने की। तो उसी हम बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि दिस शुड बी अलाउड, मॉडिफिकेशन शुड बी अलाउड व्हाइल डिसाइडिंग द सेटिंग असाइड एप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, he held that limited exception based on actus curiae nemesis primarily allows the court under section 34 to correct obvious computational, clerical, typographical errors without modifying the original award. तो यहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन में जो जस्टिस विश्वनाथ है उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो 33 में हम बोल रहे हैं कि सेक्शन 33 में जो ट्रिब्यूनल है उनके पास
क्लेरिकल या फिर टाइपोग्राफिकल एरर को सही करने की पावर है, बट जो 34 है वो स्पेसिफिकली किस बारे में, सेटिंग असाइड के बारे में, और उसमें आप और जो क्लेरिकल मिस्टेक्स है उनमें बहुत डिफरेंस है और उस बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते। इज इट क्लियर कि यहाँ पे हमने बोला ये क्या था, ये तो मेजॉरिटी का व्यू था कि अगर सपोज ऐसी कोई मिस्टेक्स है तो आप उसको अलाउ करो, बट विश्वनाथन ने, जस्टिस विश्वनाथन ने क्या बोला कि ये जो पावर्स है वो डिफर करती है एज कंपेयर टू सेक्शन 34 पावर्स। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट। अब ये पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट क्या है, तो द मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट। कि अगर सपोज हमने बोला ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ये दोनों ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल में क्या डिसाइड हुआ कि ए को कंपनसेशन मिलेगा 1 लाख रुपीस का, और ये कब मिलना चाहिए, जैसे ही ये अवार्ड पास हुआ वैसे मिल जाना चाहिए। कि अगर ट्रिब्यूनल ने बोला कि आपको 1 मंथ में पे करना है, अगर 1 मंथ में पे नहीं करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। या हो सकता था ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कि अगर हमने बोला कि 10% ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग लगेगा, ये अवार्ड में लिखा है कि जितने टाइम ये प्रोसीडिंग चली, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चली, उतने टाइम के लिए, उतने मंथ्स के लिए, अगर सपोज हम बोल रहे हैं 2 मंथ्स के लिए, तो 2 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे ही अवार्ड आ गया, जैसे ही अवार्ड पास हो गया, उसके बाद में अगर सपोज जो पर्सन है इस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कर रहा है और उसमें 6 मंथ्स का वो पीरियड ले रहा है, कि हमने बोला आप 1 मंथ में पास करो। सी डिस्प्यूट हुआ, ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया कि ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन ऑफ 1 लाख रुपीस, और ये आप में 1 लाख के साथ साथ आप क्या दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे जितने टाइम ये जो प्रोसीडिंग, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही थी 2 महीने की, उस टाइम का भी आप इंटरेस्ट पे करोगे। और यहाँ पे जो अवार्ड है विद रिस्पेक्ट टू अवार्ड के बाद जो टाइम होना चाहिए अगर 6 मंथ्स का, उसके रिस्पेक्ट में भी हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में ये क्या है, पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट, कि अवार्ड पास होने के बाद में आपको अगर सपोज 1 मंथ दिया था पे करने के लिए 1 लाख रुपीस, बट आप 1 लाख रुपीस 1 मंथ में पे नहीं कर पाए और यहाँ पे 6 मंथ्स हो गए हैं अवार्ड को पास हुए, तो ये जो पीरियड है जिसमें आपने पेमेंट नहीं किया है उसके रिस्पेक्ट में भी इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्या यहाँ पे कोर्ट के पास में जब सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल हुई अंडर सेक्शन 34, क्या कोर्ट ये बता सकता है कि जो इतने टाइम तक आपने कंपनसेशन नहीं दिया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग सकता है कि नहीं, ठीक है। एक्टस क्यूरे में इसका मतलब होता है कि कोर्ट कैन नॉट, कि जो कोर्ट का एक्ट्स है, द एक्ट्स ऑफ कोर्ट कैन नॉट प्रिजुडाइज एनी पर्सन। कि अगर हम यहाँ पे देखो एक्टस क्यूरे नेमिनेम, कि जो भी प्रिंसिपल्स अलाउ द कोर्ट अंडर सेक्शन टू करेक्ट ऑब्वियस कॉम्पिटेटिव क्लेरिकल, कि अगर सपोज कोई भी नेग्लिजेंस कोर्ट की साइड से हो रही है तो क्या उसका प्रिजुडाइज पार्टी को होना चाहिए क्या। कि अगर सपोज हमने बोला था कि यहाँ पे कि 1.5 लाख रुपीस लिखा है और उसमें जो वर्डिंग्स है यहाँ पे अगर 15000 एक कम जीरो है, तो उस केस में ये गलती किसकी है, मेरी गलती है क्या, नहीं, कोर्ट की गलती है। तो कोर्ट्स एक्ट कैन नॉट प्रिजुडाइज एनी पर्सन, कि यहाँ पे जो कोर्ट की गलतियां हैं या फिर कोर्ट से जो एरर्स हो गई है उसके बेसिस के ऊपर किसी भी पार्टी को प्रिजुडाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कि कोर्ट कैन मॉडिफाई पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट। तो पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट समझ में आया कि क्या होता है। पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं कि जो भी अवार्ड पास होने से जितना भी पीरियड अगर कंपनसेशन नहीं मिला था तो उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, सर्टेन इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। अब ये इंटरेस्ट कौन डिसाइड कर सकता है, तो जब हमने कोर्ट के सामने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल की थी तो क्या कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है व्हाइल डिसाइडिंग द सेटिंग असाइड एप्लीकेशन की कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए जब से आपने पेमेंट नहीं कराया तब से। तो यहाँ पे the majority held that the court cannot modify pendency light interest। अब ये क्या होता है, तो जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ये 2 महीने जब प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, जब एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास लगी आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए और जब अवार्ड पास हुआ, तो जब ये पेंडेंटी लाइट थी, मतलब जब ये ट्रिब्यूनल के पास में पेंडेंसी थी इस प्रोसीडिंग की, उस टाइम के पीरियड के इंटरेस्ट के लिए कोर्ट के पास पावर नहीं है, बट विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट वो कर सकती है। सी granted during arbitration where the interest awarded contradicts the
contractual position, the court, when examining objection under section 34, can either set aside the interest rate or remand the matter to the tribunal under section 34 clause 4. The majority observe that post award interest की with respect to pendency light की जो भी proceeding के दौरान जो interest होना चाहिए उसके respect में आपके पास कोई power नहीं modify कुछ करने की, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वापस remand कर सकते हो matter tribunal को. But with respect to post award interest is an additional compensation for unpaid tribunal award कि जो 1 लाख रुपीस का जो compensation था उसको जो आपने award के बाद payment नहीं किया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो additional आपको compensation है. After due time, in cases where this post award interest appears unjustified given the unpredictability of the future unknown of the arbitrator, it is necessary for the court to have the authority to modify it for the dissipation of the justice. अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे जब अवार्ड पास हुआ था उन्होंने लिखा कि जितना भी टाइम यहाँ पे आपने प्रोसीडिंग चली उसके लिए आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है. अगर सपोज जो भी यहाँ पे उसके बाद में अवार्ड के बाद में आपने इन्फोर्स नहीं किया है उसमें अवार्ड में ऐसा लिखा था कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स के लिए 10%, और अगर उसके बाद में आप नहीं दोगे तो उसको आप 15% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट. तो पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट किसने फिक्स किया है, आर्बिट्रेटर ने 15%. तो जब ये सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल हुई तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, ये देख सकता है कि क्या ये जो 15% है ये एक्सेसिव तो नहीं है, उस बेसिस के ऊपर क्या कर सकता है यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकता है. But on the other hand, Justice Vishwanathan is in dissenting opinion held that court cannot modify interest including post award interest. तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ही मना कर दिया, ना ही पेंडेंटी लाइट को कर सकता है ना ही पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट को वो मॉडिफाई कर सकता है, जो कि एक बार लिखा गया है सिर्फ वो क्या है, ट्रिब्यूनल ही उसको वापस से चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है. बट मेजॉरिटी ने क्या बोला कि पेंडेंटी लाइट इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस कोई मॉडिफिकेशन कोर्ट नहीं कर सकता है. बट विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट कोर्ट while hearing the setting aside application can modify this interest provided in the tribunal अवार्ड बिकॉज आर्बिट्रेटर को ये नहीं पता होगा कि कितने टाइम तक ये कंटिन्यू कर सकता है, कितने टाइम तक ये इन्फोर्समेंट नहीं होगा. तो जो भी परसेंटेज जो भी इंटरेस्ट उसने बोला है वो अगर एक्सेसिव है तो यहाँ पे क्या कर सकता है, कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर 142. अब एक और मैटर है कि अगर सपोज ये जो मैटर है अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है क्या? कि अभी हमने देखा था कि सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट प्रोवाइड दैट कि आप अपील कर सकते हो पर सेकेंड अपील नहीं होगी, अपील के बाद सेकेंड अपील नहीं होगी. बट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर SLP कि स्पेशल लीव पिटीशन करके आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आ गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है अंडर 142? आर्टिकल 142 में क्या सुप्रीम कोर्ट, हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 142 में फॉर द जस्टिस कुछ भी ऑर्डर कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है. तो क्या डज दैट इंक्लूड्स द पावर टू मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड? तो यहाँ पे मेजॉरिटी ने क्या करा, मेजॉरिटी हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. The majority reason that this power can be used in arbitral proceedings to end protracted litigation and save parties time and money. However, it should not be used to rewrite or modify the award on merits. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 142 में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, वो क्या कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शंस कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं. सो इट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू मॉडिफाई दिस अवार्ड. बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेरिट नहीं हो सकता है. जैसा हमने देखा था कि क्या ए के बजाय बी को हम कंपनसेशन का अवार्ड दे सकते हैं क्या? नहीं, ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 मॉडिफाई कर सकता है, पर मॉडिफाई भी कैसा होगा, इन द फर्दरेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, जो कि उसके बेसिक प्रिंसिपल है उसी के फर्दरेंस में हो सकता है. तो बेसिक मॉडिफिकेशन हो सकता है बट मॉडिफिकेशन ऑफ मेरिट नहीं हो सकता. Justice Vishwanathan
in his dissenting opinion, held that the Supreme Court's power under Article 142 cannot be exercised to modify an arbitral award when matters arise from Section 34 of the Act. He reasoned that established jurisprudence on Article 142 clearly states it cannot be used to supplant substantive law. कि हम क्या बोल रहे हैं 142 का आर्टिकल का यूज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है अगर सेम कोई अगर लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन है तो यहाँ पे जब यूज होना चाहिए इफ द लॉ इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्यूट, तो जब आप जाके क्या कर सकते हो आर्टिकल 142 का यूज कर सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस और कंप्लीट जस्टिस इन द केस. बट इफ द लॉ प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अ केस, उस केस के लिए आप आर्टिकल 142 का यूज नहीं करोगे. Achieve indirectly what cannot be achieved directly or contradict express statutory provision. He held that modifying an arbitral award under 142 strikes at the core ethos of arbitration process, breaching a preeminent prohibition within the act. कि अगर हमने एक्ट में लिखा है कि जुडिशियल इंटरवेंशन कम होना चाहिए, मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो, सेटिंग असाइड के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है 34 का, तो उसी बेसिस के ऊपर हो सकता है. और अगर आपको कोर्ट को कोई भी अगर लॉ प्रोवाइडेड है तो आप उसको सप्लांट नहीं कर सकते, कि उसको चेंज नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग आर्टिकल 142. He found that such intervention would create grave uncertainties for contradicting parties and be antithetical to arbitration as an effective dispute resolution mechanism. ठीक है. सो कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 34 और 37 में हमने बोला कि आप मॉडिफाई कर सकते हो व्हेन द अवार्ड इज सेवरेबल, कि जब आप सेवरेबल कर सकते हो. कि हमने प्रोवाइजर में भी यही देखा कि सेटिंग असाइड, पार्शियल सेटिंग असाइड कब कर सकते हो, जब वो सेवरेबल है. तो मॉडिफिकेशन भी आप जब भी कर सकते हो जब वो सेवरेबल है, कि आप सर्टेन पोर्शन ऑफ द अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हो अगर वो डिफरेंट है, कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन by severing the invalid portion from the valid portion, by correcting any clerical, computational और typographical error. कि कोर्ट क्या कर सकती है, अगर जैसे 1.5 लाख लिखा है और उसके बाद में न्यूमरल्स में लिखा है तो अगर एक जीरो कम लगा है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकती है. दिस टाइपोग्राफिकल और क्लरिकल मिस्टेक्स को भी हम मॉडिफिकेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं और वो कोर्ट ये कर सकती है. नेक्स्ट, पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट को भी वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है. नेक्स्ट, आर्टिकल 142 में वो specifically use कर सकती है, but subject to the spirit of the act applies. Elevate the power must be exercised with great care and caution and within the limits of the constitutional power. So by this we complete this judgment of Gayatri Balaswamy versus Novasoft Technologies Limited. Is it clear? समझ में आया ये केस. 5 जज बेंच है, लैंडमार्क केस है ऑन द पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. इस वजह से आर्बिट्रेशन लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जाम पर्पसेस. प्लीज रेफर द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. एक बेयर रीडिंग आप आर्बिट्रेशन एक्ट की जरूर करना और उसके जितने भी आपको मेन प्रोविजन है, सेक्शन 5 हो गया, आपका 9 हो गया, 17 हो गया, 34 हो गया, 37 हो गया, प्लीज रेफर दिस प्रोविजंस वंस. So ये था आज का जजमेंट. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज. बेस्ट ऑफ लक.